मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज मैं आपके सामने जीएस और हिंदी की कुछ मिली-जुली चर्चाएं करूंगा। वनडे कॉम्पिटिशन्स में ये चर्चाएं कितनी कारगर, कितनी उपयोगी होंगी, ये तो थोड़ा समय बताएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको एक जानकारी देने का प्रयास करूं। आज तारीख हो गई 31 अगस्त, यानी 8वां महीना आज समापन है। आज दिन शनिवार है। जहाँ तक 31 की बात है, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए 31 सांसद चुनकर भेजता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह बनारस में है रामनगर, वहाँ पर 31 दिन रामलीला चलती है। अगर हम महीनों की बात करें तो 31 दिन के 7 महीने होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 1900 उसमें संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में रखा गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कि 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। यद्यपि अब ये अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आपके सामने। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह बैल है। जैन मत में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। उनके माँ का नाम श्रीमती त्रिशला था, यद्यपि उनके विदेह दत्ता और प्रियकारिणी अन्य नाम भी मिलते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी ने जब 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास आश्रम की ओर बढ़े। इधर उधर भटकते रहे और अंत में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो महावीर से वो जिन कहलाए, यानी महावीर कहलाए। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उन्होंने अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम भी सिद्धार्थ था। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ। उनके गोपा और बिंबा अन्य नाम भी मिलते हैं, लेकिन उनके एक पुत्र भी हुआ, और जैसे पुत्र हुआ उनके मुंह से निकला राहुल, यानी एक बंधन और उसके पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, यानी गृह त्यागा, इधर उधर गए, और अंत में 35 वर्ष की अवस्था में, हालांकि पहले तो उनको 5 साथी मिले। गया में उन्होंने तपस्या की, नहीं शांति मिली। गया इस समय फाल्गु नदी के किनारे है। फिर ये उर्वेला नामक स्थान पे आए, और वहीं पर उर्वेला में इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। बीच में इनका ध्यान भटका भी, लेकिन अंत में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको प्रबोध मिला, ज्ञान मिला, और ये बुद्ध बन गए। उर्वेला इस समय बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने महावीर स्वामी के विषय में बताया। अब हम थोड़ा सा मध्यकाल में आते हैं। आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से 647 है।
इनकी पहली राजधानी थानेश्वर थी। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माँ का नाम महादेवी यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन का नाम राज्यश्री और बहनोई का नाम गृहवर्मन था, जो कि कन्नौज के शासक थे। बाद में जब गृहवर्मन नहीं रहे तो इनको मजबूरीवश कन्नौज का भी कार्यभार संभालना पड़ा। इनकी उपाधि शीलादित्य थी। इन्हीं के समय चीनी यात्री वेनसांग ने भारत की यात्रा की। उनका यात्रा वृत्तांत सी यूकी के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में आने से पहले वेनसांग कामरूप, जो कि अब असोम कहा जाता है, असोम के राजा भास्कर वर्मन के दरबार में गए थे। थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। वर्तमान समय में असोम लोकसभा के लिए 14 मेंबर भेजता है और राज्यसभा के लिए 7 मेंबर भेजने का काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में असोम का वर्णन किया गया है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी ये असोम में है। जिस समय वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया, उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में सर्वप्रथम नहरें बनवाने का काम तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये करौना तुर्क थे। हालांकि सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में कई नगर बसाए, जिसमें एक गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। हालांकि इन्होंने फिरोजाबाद भी बसाया और भी कई नगर बसाए। अद्धा और बिरम कम मूल्य की मुद्राएं फिरोज शाह तुगलक ने चलाई थीं। अगर हम आगरा नगर की बात करें तो इसको बसाने का काम लोदी वंशीय शासक सिकंदर लोदी ने किया था, जिसका वास्तविक नाम निज़ाम खान था। जब मध्यकाल आया तो उसी समय दक्षिण भारत में 2 बड़े राज्य बने। एक राज्य था विजयनगर राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हुई थी, और एक राज्य था बहमनी राज्य, जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में देखा जाए तो आधुनिक काल की शुरुआत हम अंग्रेज़ों के आगमन से मान सकते हैं। वैसे तो सर्वप्रथम पुर्तगाली जिन्होंने भारत में व्यापार की यात्रा पे आए वो थे पुर्तगाली। लेकिन देखा जाए तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वास्को डी गामा, देखिए मैं अपने प्रतियोगी परीक्षार्थियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ को इस आधार पर नहीं लेना चाहिए ये बेकार है ये वो है। वास्को डी गामा भारत आए, लेकिन इसका श्रेय दिया जा सकता है कोलंबस को। कोलंबस की अपने मन में बहुत बड़ी तमन्ना थी कि वो एक अच्छा नाविक बने, और जब ये बात उसने पिता के सामने रखी तो उसके पिता ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अशिक्षित नाविक बनने से क्या लाभ, पढ़े लिखे नाविक बनो। और पिता की बात मान करके उसने उस समय खगोल शास्त्र, ज्योतिष, इन पर अध्ययन किया, और फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया कि हम कोई नई चीज़ खोजें, नई दुनिया खोजें। उस समय भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसने कहा समुद्री मार्ग से हम भारत को खोजें, क्योंकि स्थल मार्ग पर एक तुर्की में जगह पड़ती कुस्तुनतुनिया, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप के निवासियों के लिए स्थल मार्ग से रास्ता लगभग बंद था, और यदि आना भी होता तो तुर्की लोग उनसे कड़ा लगान या कह सकते हैं माल कर वसूल करते। नए राज्यों को खोजने के लिए कोलंबस ने पहले पुर्तगाल के ही राजा से मदद मांगी, लेकिन राजा ने सोचा बेकार पैसा खर्च हो जाएगा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने स्पेन के राजा से मदद मांगी। यद्यपि स्पेन के राजा का तो मन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी इसाबेला वो काफ़ी प्रगतिशील विचारधारा की थी। उसके समझाने पर राजा ने उसको जहाजी बेड़ों का मदद दिया। वो भारत की यात्रा पर निकला तो, लेकिन समुद्र मार्ग खोजते खोजते 1492 में वो अमेरिका पहुंचा,
जब उसने अमेरिका को खोजा, अब पुर्तगाल के शासक की आंखें खुली और 1497 में जब वास्को डिगामा ने इस बात को सामने रखा तो पुर्तगाल के राजा ने बिना सोचे समझे वास्को डिगामा की जहाजी बेड़े की मदद की। उस समय पुर्तगाल के राजा एम्मानुल थे। हालांकि उसके पहले बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप, इसकी खोज पहले ही कर ली थी। 1497 में पुर्तगाल से चलते हैं। वर्तमान समय में पुर्तगाल की राजधानी है टेगास और वहाँ से ये चले 1497 में चलते चलते 1498 में ये मोजाम्बिक आए। मोजाम्बिक एक अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है मापुतो। वहाँ से फिर उसके बाद इन्होंने यात्रा प्रारंभ की और वहीं पर उनको एक भारतीय मार्गदर्शक भी मिल गया। देखें, जब हम कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तभी हमको कुछ ज्ञान मिलता है। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती। कबीरदास ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहिरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो मन में तो कई लोगों के विचार आया होगा। और अंत में 1498 में वो कालीकट उतरे। कालीकट में वहाँ के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कालीकट का नया नाम है कोझिकोड। ये कल्लाई नदी के किनारे है और यहाँ पर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भी है। इसके बाद इनका पुर्तगालियों का व्यापार बढ़ता गया और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब देखें, भारत में मुगलों से पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, लेकिन उनके क्षेत्र अलग अलग थे। पुर्तगालियों का क्षेत्र विशेषकर दक्षिण भारत रहा। भारत में पुर्तगाली बस्तियों के पहले गवर्नर डी अल्मीडा बनाए गए और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, नीले सागर की नीति। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका कहना था कि पुर्तगालियों वे यूरोपवासी अगर भारत में अपना शासन कायम करेंगे तो उनको पहले समुद्र में अपनी ताकत मजबूत करनी होगी। और समुद्र में बाद में यूरोपियन वासियों की इतनी ताकत बढ़ गई कि वो भारतीय शासकों से माल व्यापार के बदले कर वसूलने लगे थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने उनकी इस अवधारणा को आगे समाप्त किया था। और उसके बाद जो है पहले पुर्तगाली गवर्नर बने डी अल्मीडा। उसके बाद दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बने मिस्टर अल्फांसो द अल्बुकर्क। इन्होंने पुर्तगाली राज्य को भारत में काफ़ी आगे बढ़ाया और 1510 में इन्होंने गोवा को बीजापुर सुल्तान से छीन लिया। गोवा आप जानते हैं भारत का 25वां राज्य बना था और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो गोवा के विषय में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। प्राचीन काल में इसे गोमांतक प्रदेश कहते थे। पहले ये इलाका विजयनगर के पास था, फिर ये बहमनी राज्य के पास आया और जब बहमनी राज्य 5 भागों में बटा तब ये बीजापुर के पास आया और 1510 में बीजापुर से पुर्तगालियों ने इसको छीन लिया। बाकायदा युद्ध हुआ जिसमें ये पराजित हुए और उसके बाद ये धीरे धीरे पुर्तगाली साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण नगर और राजधानी बना। फिर एक पुर्तगाली गवर्नर आया है निनो द कुंथे। निनो द कुंथे के कार्यकाल में पुर्तगाली साम्राज्य की भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन के स्थान पर गोवा लाई गई। फिर कई पुर्तगाली गवर्नर आए। जब भारत को आज़ादी मिली, हालांकि धीरे धीरे पुर्तगालियों की ताकत भी कमज़ोर हुई। एक समय इस यूरोप में ऐसा भी आया कि जब स्पेन ने पुर्तगाली साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, पुर्तगाल के पास काफ़ी आर्थिक समस्याएं आईं, तब उनकी ये आर्थिक समस्याएं गोवा और कोचीन के आय से पूरी होती थी। और 1612 में जब अंग्रेजी जहाजी बेड़े कैप्टन वेट्स ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया, तब अंग्रेजी बेड़े की ताकत बढ़ी। लेकिन समझौता हो जाने के कारण पुर्तगालियों के पास उनके कुछ क्षेत्र बने रहे। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए पुर्तगाली। लेकिन ये उनकी नीति थी। जब पुर्तगालियों ने देखा कि वो अंग्रेज़ों से नहीं जीत सके तो उन्होंने समझौता कर लिया और अंग्रेज़ों ने भी
यूरोप निवासी मान करके उनको पास कुछ क्षेत्र रहने दिए। 19 दिसंबर 1961 यानी 47 में भारत आज़ाद हो चुका था और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत, हालांकि 3 दिसंबर से ये ऑपरेशन विजय की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, जिसमें थल सेना और वायुसेना ने पुर्तगाली इलाकों पर गोवा में बमबारी शुरू की थी। अंत में पुर्तगाली सेना ने घुटने टेक दिए। 19 दिसंबर 1961 मंगलवार होना चाहिए उस दिन, उसी दिन अंतिम पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डिसिल्वा इन्होंने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और लगभग 455 वर्ष पुराना पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ। वर्तमान समय भी पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी टेगस है। एंटोनियो कोस्टा अब तक वहाँ के प्रधानमंत्री थे। हालांकि वो छोटा सा राज्य है पुर्तगाल। ये पुर्तगालियों ने ही बम्बई को, तो मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं समय समय पर आपको और भी कुछ, हालांकि आपके पास है सब कुछ, मेरा काम बस केवल आप जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाना होता है। और मैं समय समय, आज तो मैंने थोड़ी बहुत इतिहास पे ही ज़्यादा चर्चा की, आगे मैं संविधान और अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करूँगा। थोड़ी बहुत आपके सामने हिंदी की भी चर्चा करूँगा। और ये तो आप जानते हैं कि हिंदी अपने 5 भागों में बटी है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उन सबके माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोग लगे रहिए और जुड़े रहिए।